Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुराइज इंडिया। सो आज अपना मैथ्स का क्लास है बच्चों। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बातों को समझेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपको इस शब्द को ही समझ लेना है, ट्रिगोन मेट्रॉन। इन दो शब्द से बना है ये, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोन बोले तो ट्रायंगल्स के पार्ट्स, मेट्रॉन बोले तो मेजरमेंट। अभी ट्रायंगल के पार्ट्स का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ट्रायंगल के पार्ट्स क्या होते हैं? ट्रायंगल के पार्ट्स दो होते हैं, एक तो साइड्स होते हैं और दूसरे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो साइड्स और एंगल्स, इन दो के बीच जो रिलेशन है उसको ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समझते हैं। साइड्स एंड एंगल के बीच के रिलेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समझते हैं। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। सो बेसिकली एक अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं इसके पीछे भी वजह है, लेकिन हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि चीजों को सोल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चंस आए तो उसको हम लोग सोल्व कर सकें। ठीक है, सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में वो है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है बच्चों कि अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि एक, चलो एक सिचुएशन को एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि एक ट्रेन के अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है, उसके बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बोलता है बाहर एक पेड़ देख करके कि पापा, अपने पापा से बोलता है, इसके बगल में इसके इसके फादर बैठे हैं, तो अपने पापा से बोलता है कि पापा देखो पेड़ चल रहा है। ऑलराइट, तो रेफरेंस फ्रेम को समझ रहे हैं अपन। क्या है कि अभी ये बच्चा बोल रहा है कि पेड़ चल रहा है। ठीक है, ये बच्चा बोल रहा है पेड़ चल रहा है, तो इसके पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा पेड़ नहीं चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पेड़ चल रहा है। दोनों लोग सही है, बच्चा भी सही है, इसके पिताजी भी सही है। ठीक है, अभी क्या है कि बच्चा को जो दिख रहा है वो बोल रहा है, वो अपने रेफरेंस फ्रेम से बोल रहा है। ठीक है, अभी इसके पापा को ये सच्चाई का ज्ञान है और ये क्या कर रहे हैं कि ये बाहर निकल करके चीजों को देख रहे हैं। इनका रेफरेंस फ्रेम जो इन्होंने सेलेक्ट किया है वो ट्रेन के बाहर से देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ट्रेन चल रही है, पेड़ रुका हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जहां से चीजों को देख रहे हैं, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर पूरी दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, उसके लिए एक रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, सो दैट कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें न हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में भी हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर रेफरेंस फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, एंगल, कौन सा एंगल? कोई सा भी एंगल, इसके अलावा 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल को आप रेफरेंस फ्रेम चुन सकते हैं। अगर आपने इसको चुना रेफरेंस फ्रेम, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए अगर आप यहां से देखोगे तो ये हुआ परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस फ्रेम दूसरे वाले एंगल को चुन लूं, इसको चुन लूं रेफरेंस फ्रेम, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि बेस है इस वाले एंगल के लिए, वो अब इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस एंगल से देखने पर जो परपेंडिकुलर, अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं ए बी और सी कह लूं, तो इस एंगल से देखने पर ए बी और ए सी के रेशियो को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। ये नाम क्या हो गया बच्चों? साइन थीटा। ठीक है, अभी ये थीटा बोल रहा है कि मैं यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से हम लोग अगर ए बी अपॉन ए सी के बारे में बात करें इस वाले रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी अपॉन ए सी को मैं कह सकता हूं, ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया है, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया है। ठीक है, ये हो गया बच्चों साइन थीटा, बट एट द सेम टाइम इट इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, ये कॉस अल्फा के भी बराबर है, क्योंकि कॉस अल्फा के लिए ए बी क्या हो जाएगा? अल्फा के लिए ए बी विल बी ट्रीटेड एज बेस। ऑलराइट, तो बेसिकली अभी यहां से क्या बात और समझ में आ रही है? एक तो रेफरेंस फ्रेम समझ में आ गया, एक और बात यहां से क्या समझ में आ रही है कि साइन थीटा जो है वो बेसिकली एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सेम फैशन कॉस थीटा भी एक रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है।
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबके लिए ये बात सत्य है कि ये सब एक रेशियो को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो, अभी रेशियो में खेलना कितना मुश्किल होता है ना, रेशियो के साथ स्टडी करना मुश्किल होता है, तो उस स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लिया, एक रेफरेंस फ्रेम चुन लिया एंगल को, एंड वहां से चीजों को देखने लग गए, एंड देन वी डिफाइंड sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। ऑलराइट, अभी इसका एप्लीकेशन कहां पर होता है, तो ट्रायंगल के पार्ट्स को मेजर करना इज ह्यूज एप्लीकेशन। अभी अगर अपने को ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स की जानकारी है, बाकी के पार्ट्स मिल जाए, तो इससे हम लोग क्या है कि कई सारे फिजिकल सिचुएशन को सोल्व कर सकेंगे। जैसा कि आपने अपने बुक के अंदर भी क्वेश्चंस को सोल्व किया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, कि कोई बहुत बड़ा ऊंचा बिल्डिंग है उसका हाइट निकालना हो तो हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। तो इनिशियली ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट इसी के लिए हुआ था कि बहुत ज्यादा ऊंचे जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, फिर पहाड़ है, तो उन सबका हाइट अपने को कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ा था। ऑलराइट, अभी हम लोग यहाँ पर उस पोर्शन पर आएंगे जहां से क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा कुछ, अब सीधा फॉर्मूला पर आ जाएंगे हम लोग। तो ये बेसिक वाला डेफिनेशन तो आप सब बच्चों को पता होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब क्लियर होनी चाहिए। एंड देन वी हैव सम रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस भी आते होंगे बच्चों को, जिसमें sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा होता है। ओके, अभी इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, ये सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस आर कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशंस, कोसेंट रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों, इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। ठीक है, अभी आप लोग इस बात को समझिए कि हम लोगों को अब ऐसे करके नहीं सोचना है कि अच्छा sin थीटा वो परपेंडिकुलर, हालांकि इस पर्टिकुलर इस रिजल्ट को लाने के लिए उसी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इस बात को समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री को अपने को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ना कि उसके बोझ तले दब जाना है, उसका इस्तेमाल करना है चीजों को आसान बनाने के लिए। उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा, अब आप आज के बाद से कभी भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन में ये होता है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ इसी से बन सकता है बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आप लोग जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को कोशिश करना है कि मैं इस तरह के फॉर्मूलों को ही इस्तेमाल में लाऊं। ऑलराइट, cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा हो जाएगा, इस तरीके के और भी रिलेशन है जो आप सब बच्चों को पता है। वेल, ये दो बातें तो हो गई। अब इसके बाद महत्व बढ़ता है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होता है वैसा कुछ खास, लेकिन जब अपन आते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में, तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में कई सारे बच्चे फंसते हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर कर लेना है। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके फॉर्मूलों को हम लोग राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से सोच सकते हैं। उसके अलावा और भी इसके अंदर में वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम लोग वेरिएशन देखें तो क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा। ऑलराइट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलो यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं, आई होप सो। ऑलराइट, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से चीजें मजेदार हो जाती है एंड क्वेश्चंस भी आते हैं।
ठीक है, एलएचएस आरएचएस दोनों में होल स्क्वायर कर दिया, तो एलएचएस क्या बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन का पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब cos का पावर 4 थीटा, प्लस 2 टाइम्स ए बी मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, आरएचएस में 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ऑलराइट, अभी देखिए साइन का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपके सामने है, बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट, एंड इसका इस्तेमाल आप करेंगे एनटीएससी में, क्योंकि वहां पर इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और भी कुछ चीजों को हम लोग देखेंगे। साइन का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा, क्लियर है सब बच्चों को। अब देखिए, अगर इसी रिजल्ट में मैंने स्क्वायर की बजाय क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का पावर 3 कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, आरएचएस में भी 1 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 मतलब साइन का पावर 6 थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा का पावर 3 मतलब cos का पावर 6 थीटा, प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसा ही होता है ना, 3ab मतलब क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस b। ठीक है, a प्लस b, यहां तक में किसी बच्चे को कोई डाउट, इज इक्वल टू 1। Raise your hands if you have doubt. Raise your hands. ठीक है बच्चों, तो साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 1 माइनस ये पूरा टर्म आ जाएगा, 1 माइनस ये पूरा टर्म आ जाएगा, 1 माइनस दिस होल। अभी इसमें देखो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1, तो ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक नजर में घूर के देख लो, कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दो फॉर्मूला मिल रहा है, एक तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, दूसरा साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 6 प्लस 6 थीटा होगा यहाँ पे, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या 3 है, दोनों का तो फॉर्मेट एक ही जैसा है, दोनों का आरएचएस तो एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर बस 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये किस वजह से आ रहा है 3 और ये किस वजह से आ रहा है 2, कोई हैंड रेज किया क्या, ऑल क्लियर है सब बच्चों को, वेरी गुड। तो ये 3 क्यों आया है, क्योंकि हमने क्यूब किया, पावर 3 किया, तो यहाँ पर 3ab आया, उसकी वजह से आया। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर किया है, तो फिर यहाँ पर 2ab आया, तो उसकी वजह से एक 2 आया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग, क्या याद रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 6 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नजर आ जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, या फिर नजर आ जाए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, या फिर नजर आ जाए साइन का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा, या फिर नजर आ जाए साइन का पावर 6 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा, तो आप उसके लिए वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट पहचानना, उसको दिमाग में रखना, यही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिगोनोमेट्री में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जहां कहीं भी दिखा तो समझ आना कि अच्छा अच्छा ये तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं पर भी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया जाएगा कि जैसे ही आप 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन का पावर 6 थीटा प्लस cos का पावर 6 थीटा रखेंगे, क्वेश्चन तुरंत से सोल्व हो जाएगा। I hope this is clear to all of you. In case of any kind of doubt, please ask. अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में अपने पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? एनी डाउट्स अप टू हियर? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अभी इसमें क्या करते हैं कि
हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा बहुत ही मजेदार रिजल्ट सब आने वाला है अभी, और उसका एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। दो चीज करते हैं, केस 1 में करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और केस 2 में करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो अपना रिजल्ट है, आप सब बच्चे जान ही रहे हो इसको, इसका इस्तेमाल भी करके आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व करा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आगे चलना है आपको। ठीक है, यहाँ से आगे चलना है कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से, यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान देंगे, यहां से आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले चीजों को एकदम एडिटिव दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कुछ है, पी कह लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये दे दिया, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस पाइथागोरियन आइडेंटिटी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई पी। ठीक है, 1 बाई पी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कॉट थीटा प्लस माइनस में कैंसिल, 2 कोसेक थीटा बराबर पी प्लस 1 बाई पी, 2 कोसेक थीटा बराबर पी प्लस 1 बाई पी। तो ये क्या आ गया बच्चों, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू पी प्लस 1 बाई पी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखो कोसेक थीटा मिल गया तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा निकल जाएगा तो इससे हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ इतना देगा, सिर्फ इतना देगा आपको कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी है, तो आप कोई सा भी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी दे दिया है तो ऑटोमेटिकली आपको इस वाले पाइथागोरियन आइडेंटिटी से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी पता चल चुका है। ऑलराइट गाइस, इन सिमिलर फैशन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको आप अगर किसी बच्चे को इस फॉर्मूला को याद रखने में परेशानी होती है, इस फॉर्मूला को याद रखने में परेशानी होती है, तो उसको आप वैसे बच्चे इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से याद रख सकते हैं। Alright, I hope up to here is clear to all of you. In case of any doubt, please ask. Otherwise, we will be proceeding. है किसी का हैंड रेज? ठीक है बच्चों, क्लियर? ऑलराइट, केस 2 में क्या करना था अपने को, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना था। जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे इसमें तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अगेन जो काम यहाँ पर हो रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में जो काम हो रहा था बच्चों, जो काम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में इस तरीके से हो रहा था, वही काम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसा रिजल्ट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेक थीटा प्लस टेन थीटा is equal to 1 by sec theta minus tan theta, and sec theta minus tan theta is equal to 1 by sec theta plus
tan theta। ऑल राइट, अगेन टेक स्क्रीनशॉट। अगेन अपने को क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा था उसी तरीके से सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा होगा, या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दे रखा होगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है तो ऑटोमेटिकली अपने को दूसरा वाला का वैल्यू पता चल गया, और वैसा हो गया तो फिर हम लोग वहां से साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में और भी वेरिएशन है, लेकिन कुछ और रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे, उसके बाद आप इसको कर सकते हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्या है बच्चों कि अपने पास और भी फॉर्मूला सब आता है। ये तो अपना 10th लेवल का हो, 10th लेवल में अपने को इतना ही काम आता है, लेकिन उसके अलावा भी अपने को कुछ फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा सो दैट उसका हम इस्तेमाल कर पाए। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ बातों को जानने का जरूरत है, और वो बातें कुछ इस तरीके से हैं। क्वाड्रेंट में आता है एंगल। एंगल क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इजंट इट? तो एंगल क्या है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। एक अपना रे है, ठीक है। रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से एंडलेस होता है, इसको रे कहते हैं, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट है, दिस इज एंड पॉइंट ऑफ द रे, ठीक है। अभी ये एंड पॉइंट को चलो ए कह लेते हैं, पॉइंट ए कह लेते हैं, या फिर ओ कह लेते हैं, ओ कह लेते हैं। अब अपना ये रे जो है, ये रे रोटेट करना चालू किया, ठीक है, रोटेट करना चालू किया। मान लो रोटेट करते करते इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। फाइनल पोजीशन इसको कहते हैं बच्चों इनिशियल रे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रे, एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे, टर्मिनल रे, ठीक है। तो इनिशियल रे टर्मिनल रे तक जो पहुंचा तो किस तरीके से पहुंचा? घूम कर, रोटेट कर, ठीक है, रोटेट कर। तो ये कितना रोटेशन किया, कितना, हाउ मच रोटेशन इज डन, वो हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट? उसका जिम्मेदारी दिया गया है बच्चों एंगल को। एंगल के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाबू तुम कैलकुलेट करो कितना रोटेशन हुआ, ठीक है, कितना रोटेशन हुआ। तो एंगल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ अ रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये मेजर करता है। अगर ये किसी चीज को मेजर करता है तो इसका एंगल भी होगा, डिग्री और रेडियन होता है इसका एंगल, उसमें मैं भी ज्यादा नहीं जाऊंगा। डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, रेडियन के बारे में कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो बस इतना सा बात काफी है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। आप यहाँ से कोई सा भी एंगल को आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कर सकते हो। इसका वजह क्या है इसको हम लोग अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि अपने को ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चंस के ऊपर। ऑलराइट, तो ये जब इनिशियल रे घूमता है बच्चों, ये इनिशियल रे जब रोटेट करता है तो इसका टिप जो है एक फिगर बनाता है, और उस फिगर को कुछ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं और सर्कल पुकार सकते हैं, सर्कल बनाता है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे घटनाक्रम को कार्टेशियन प्लेन पर रख दूं, कार्टेशियन प्लेन पर रख दूं, तो ये इनिशियल रे रोटेट करेगा, ठीक है, और अलग अलग अमाउंट ऑफ रोटेशन पर अलग अलग टर्मिनल रे का पोजीशन होगा। कभी टर्मिनल रे का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कभी टर्मिनल रे का पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कभी टर्मिनल रे का पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कभी टर्मिनल रे का पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अभी अगर टर्मिनल रे का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल बना बच्चों, अगर टर्मिनल रे का पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल बन रहा है इस तरीके से, अगर टर्मिनल रे का पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल ये बन रहा है, अगर टर्मिनल रे का पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों तो एंगल क्या बन रहा है? ये, ठीक है। ऑलराइट, तो अलग अलग एंगल पर जो टर्मिनल रे का पोजीशन होता है उसी को मैं क्वाड्रेंट समझ रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स होते हैं उसके लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ए बोले तो ऑल, ए बोले तो ऑल, एस बोले तो साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब अपना इनिशियल रे जब रोटेट करना चालू किया और रोटेट करते करते इसका टर्मिनल रे कहां पर आकर के रुका? सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब जो भी एंगल बने,
ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब यहां से लेकर के यहां तक की कहानी हो। सेकंड क्वाड्रेंट में जब टर्मिनल रे रुका तो उस वक्त जो भी एंगल होगा 90 से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री से कम होगा, तो उस वक्त साइन का जो वैल्यू होगा उस एंगल पर वो कितना होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। ये बात अपने को पता चल गई है कि पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली कितना वैल्यू होगा ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं अभी, उसका अलग से वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, क्योंकि कोसेक साइन का ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों कि tan पॉजिटिव होता है, मतलब अपना इनिशियल रे रोटेट करते करते थर्ड क्वाड्रेंट, तो जितना रोटेट किया मतलब जितना एंगल बनाया उस वक्त tan का वैल्यू क्या होगा उसके लिए पॉजिटिव होगा। tan का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है cot का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में c मतलब cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर cos का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो sec का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये जो अपने पास रिजल्ट आया है ये बिल्कुल लॉजिकल रिजल्ट आया है और इसको हम लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, सीधा रिजल्ट याद रखना है क्या कि ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बोले तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस बोले तो साइन पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव। ऑलराइट, I hope this is clear to all of you. In case of remembering issue, you can treat this A as, add this S as sugar, this T as 2, this C as coffee. कौन से एंगल पर कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो इस एक स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी को और मीठा बनाओ। ठीक है, या फिर एक और फेमस है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप स्कूल के बाद कहाँ जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, मन लगा तो बढ़िया कॉलेज जाओगे, और ऐड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी करके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे, यहां तक में डाउट किसी बच्चे को, यू कैन रेज योर हैंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर इसी को मैं रेडियन में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 0 टू π/2। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स आएंगे, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, और भी एंगल्स आएंगे, और भी एंगल्स आएंगे, बड़े एंगल्स भी होते हैं अपने पास, और भी यूनिट्स होते हैं अपने पास। ठीक है, ओके, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यही वाले एंगल्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे आप सोच सकते हैं कि 361 डिग्री, 361 डिग्री के लिए क्या होगा, यहां पर चला जाएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खाली 0 टू 90 नहीं होता है, 361 भी होगा, 362 भी होगा, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ अपने स्टडी को कंफाइन कर रहे हैं अप टू 0, फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। ऑलराइट, तो 90 टू 180 यहां पर है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर मैं रेडियन की बात करूं तो π/2 टू π यहां पर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 180 से आगे, और यहां देखो ये 190, ये 290, ये 390, मतलब 270 डिग्री। ठीक है, मतलब 270 डिग्री, मतलब अभी देखो रेडियन में अगर मैं सोचूं तो ये 1π/2, ये 2π/2 और ये 3π/2। ठीक है, 3π/2 तक जा रहा है। ऑलराइट, कहां से, पाई से 3π/2 तक जा रहा है। अगर मैं डिग्री की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन की बात करूं तो 3π/2 से लेकर के 2π तक। तो ये जो एंगल्स है बच्चों जिस क्वाड्रेंट में लिखे हुए हैं उसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। ऑलराइट, अभी देखो अगर अपने को ये पता लगाना हो कि साइन 271 डिग्री, ठीक है, बस इसके चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, बस इतना ही बताना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बस इतना ही पता करना है। तो 271 डिग्री को मैंने देखा,
271 डिग्री कहां पर आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया 271 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू कुछ भी आए, माइनस में कितना भी, लेकिन नेगेटिव ही होगा, पक्की बात। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं cos 271 डिग्री की बात करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 271 डिग्री अगेन lying in the fourth quadrant in which cos is positive. All right, sec 271 डिग्री ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव। ठीक है, tan 271 डिग्री निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ASTC में क्या है, ASTC में क्या है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन पॉजिटिव है तो साइन के अलावा जितने सब निगेटिव होंगे। ठीक है, अदर देन कोसेक, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, ऑल राइट, तो cot 271 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी निगेटिव हो जाएगा। कोसेक 271 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी निगेटिव हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अपने को क्लास 10th सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ इतने ही दूर का स्टडी करना है। हम लोग जो क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फॉर एक्यूट एंगल। अब जो आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फॉर एनी एंगल कर रहे हैं। ठीक है, एनी एंगल में निगेटिव एंगल्स भी आ जाएंगे बच्चों, एनी एंगल में निगेटिव एंगल्स भी आ जाएंगे। लेट अस नाउ concept of negative, what negative angle basically means. Take स्क्रीनशॉट, लेकिन अपना टाइम हो चुका है यहाँ पे और मैं थोड़ा सा और आपको, एंगल होते हैं बच्चों दो तरह के, एक तो पॉजिटिव एंगल होता है, दूसरा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब अपना इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव। जब अपना इनिशियल रे क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव। ये कन्वेंशन लिया हुआ है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया गया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नहीं लिया गया, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कन्वेंशन लिया हुआ है और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे साफ पता चल गया ना कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये पॉजिटिव एंगल, अगर मैं दूसरे वाले एंगल की बात करूं नेगेटिव एंगल पर किस तरीके से काम होता है, ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग कुछ और बातें इसके बारे में जानेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Good evening from the platform of Edurise India. Students, this is the opportunity given to all of you by Edurise India to be connected online for your National Talent Search Examination preparation. Well, student, ये जो NTSE है ये तो एब्रीविएशन है, अगर इसको एक्सपैंड करें आप तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आता है। यानी इस एग्जाम का उद्देश्य है ये समझना कि आप में टैलेंट कितना है और टैलेंट का मैनिफेस्टेशन, यानी टैलेंट कैसे प्रकट होगा, वो होगा आपके आंसर में, आपके समझ में, आपकी एनालिसिस में टैलेंट प्रकट होगा। सो ये इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ही है कि अर्ली टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। तो अभी हम सोशल साइंसेस को स्टूडेंट्स, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा है कि सोशल साइंसेस को इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज आर्ट्स, इट इज टू बी ट्रीटेड एज साइंस। तो साइंस से एज टू बी ट्रीटेड एज साइंस का मतलब क्या है, जब आप लॉजिकली रैशनली किसी चीज को एनालाइज करते हैं, आप तर्कों के साथ एक कनेक्टिविटी ला करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो क्या हुआ, ये साइंटिफिक अप्रोच हुआ। तो सोशल साइंस जिसमें कि सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सभी आते हैं। इन सब के अध्ययन को, इन सब के डिफरेंट पहलुओं को, आयामों को अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आपका वो क्या है, देन ओनली इट इज सोशल साइंस फॉर यू। स्टूडेंट्स, ये सोशल साइंस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो न केवल आपको नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में मदद करेगा, बल्कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल टैलेंट, ये जो सोशल साइंसेस है,
एक तो इसका एक बड़ा शेयर है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में। बिसाइड्स दैट ये न केवल आपको ये एक ऐसा साइंसेस है, सोशल साइंसेस, जो कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, क्योंकि इसके जरिए आप अपने कंट्री को बेहतर समझते हैं, इसके जरिए आप अपने सोसाइटी को बेहतर समझते हैं, गवर्नेंस को समझते हैं। तो क्या है, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। एक तो ये है इसका। सेकंड ये है कि सोशल साइंसेस के जरिए आपको अपने समाज, अपने इतिहास, आपकी जो एक ज्योग्राफिकल स्थिति है उसके बारे में ज्ञान होता है। तो आप बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आप जब एक पोजीशन लाते हैं, स्कोर करते हैं, उसमें भी सोशल साइंसेस का एक बड़ा योगदान है। और ये योगदान पूरे लाइफ टाइम कंटिन्यू होता है। कैसे? जब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट फॉर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सिविल सर्विसेज, एक बड़ा हिस्सा जनरल स्टडी का सोशल साइंसेस का होता है। तो अगर आप इसकी शुरू से ही अच्छी पकड़ रखेंगे तो आगे आप न केवल अपने वो एज ए करियर एज ए टेक्नोक्रेट में, बल्कि टेक्नोक्रेसी से ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में भी हमने क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि क्लासेस लिमिटेड है, तो क्वेश्चंस के जरिए हम आपको सोशल साइंसेस का इंसाइट देने का कोशिश करेंगे, आप बेहतर तरीके से सोशल साइंस को समझ सकेंगे। तो चले हम लोग अभी देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर को 1 को पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लिखा है कि लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट। लीगली का मतलब कानूनन, सैंक्टिफाइड का मतलब सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब पवित्र, सैंक्टिफाइड मतलब होली हो, यानी उसको टच नहीं किया जा सकता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो वो क्या हो जाएगा? सैंक्टिफाइड हो जाएगा। तो कानूनन सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट जो which incorporate certain rules that the citizen and the government have to follow are called, इसको क्या कहते हैं? समझ गए आप लीगली? और सैंक्टिफाइड का भी मतलब समझ गए? लीगली का मतलब जो कानूनन पक्का हो, और सैंक्टिफाइड यानी जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती हो, वैसे डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो अभी आप देखिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? कॉन्स्ट सी करेक्ट आंसर होगा। लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है ना, इसका पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिखता है, लेकिन ये कई बातें आपको बता गया। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है? दूसरा आपने इस क्वेश्चन से क्या समझा? कि ये सैंक्टिफाइड है, यानी इसके साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। और तीसरी बात आपने क्या समझा इस क्वेश्चन से? कि फंडामेंटल राइट हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट की तरह है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये आंसर सी इज द करेक्ट वन। वेल, अब आगे हम लोग देखें स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के और पीछे जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर, कोई भी चीज देखिए, इंग्लिश गवर्नेंस जब था, ब्रिटिश गवर्नेंस था, और इंडिया की जब वो स्टेटस थी एक उसके सबऑर्डिनेट कंट्री के तौर पे स्टेटस थी, तब भी गवर्नेंस क्या था? गवर्नेंस लॉज से था। इनफैक्ट आज जो गवर्नेंस का हम वर्जन देखते हैं, वो कहीं ब्रिटिश टाइम में गवर्नेंस की वो एक उस तरीके का गवर्नेंस था जिसको हम लोगों ने जरूरतों के मुताबिक, अभी के समय की जरूरत के मुताबिक उसको इंप्रूव किया। उसमें जहां कहीं कटौती करनी थी कटौती किया, जहां सुधार करना था सुधार किया। लेकिन उसका बीज जो है, इस गवर्नेंस का जो बीजारोपण है, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का जो बीजारोपण है, वो क्या है? ब्रिटिश गवर्नेंस में भी है। उस समय भी इलेक्शन के प्रोसेस थे, दूसरे तरीके के इलेक्शन के प्रोसेस थे। यानी एक वो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का जो बीज है, बीजारोपण है, वो ब्रिटिश गवर्नेंस में है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुआ, तो उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, आजादी नहीं मिली थी, और ये हुआ था, देखिए किस लॉ, कोई भी चीज सेटअप होगा तो किसी कानून के तहत होगा ना, किसी प्रस्ताव के तहत होगा। तो अभी हम लोग देख किसी एक्ट के तहत होगा। तो कौन कौन सा एक्ट आता है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, स्टूडेंट आपने समझा, यानी कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोई बड़ा सा आया, ठीक है। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन प्लांट नहीं होगा, प्लान होगा, इसको आप शुद्ध कर ले, प्लांट नहीं है प्लान है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, ठीक है। तीसरा क्या है, क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स का एक मिशन आया था, इंडिया में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल सुधार होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए क्रिप्स मिशन आया था। और नन ऑफ द अबव, यानी ये तीनों जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, आपने सीख लिया। दूसरा आपने कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होता है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन से भी हम लोगों ने, मैंने शुरू में कहा, सोशल साइंसेस को साइंटिफिक नजर से देखना है, हर एक क्वेश्चन से कई लर्निंग करनी है आपको, कई तरीके से सीखना है। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, पहला तो ये सीखा कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। दूसरा आपने ये सीखा कैबिनेट मिशन प्लान था, जो कि आंसर ही है इसका। तीसरा आपने ये सीखा कि क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन एक आया था जो सुधार के लिए आया था। और तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपको 3 लर्निंग देके जा रहा है। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये मौका देता है अन्य योजनाएं, अन्य जो एक्ट्स आए थे वो कैसे थे उसको समझने का। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिबरेशंस हो रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का डेलिबरेशंस हो रहा है, नए प्रस्ताव आ रहे हैं, विचार विनिमय हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन एक बार जब विचार विमर्श होकर के बातें तय और पक्की की ओर होने लगी तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी होगी जो उसको ड्राफ्ट करेगी, यानी उसको लिखेगी। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के भी की भी चेयरमैनशिप होगी, प्रेसिडेंटशिप होगी। तो हु इज द प्रेसिडेंट? द प्रेसिडेंट इज of drafting committee is Dr. B.R. Ambedkar. Everyone knows, आज आपके सामने बात होती है, संविधान निर्माता के तौर पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आप सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो B.R. अम्बेडकर क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वेल स्टूडेंट, यानी राइट आंसर इसका है डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वेल, अभी देखेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस में बच्चों कि हु वाज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आह्वान हुआ, आहूत हुआ, तो उसमें कोई इंटरिम प्रेसिडेंट होगा और कोई परमानेंट प्रेसिडेंट होगा। तो ये देखना है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे। कई शख्सियत के नाम आते हैं ये परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे, तो ये आप जान ले, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर का नाम तो आपने देखे ही, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। फिर पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और दैट इज द राइट आंसर स्टूडेंट। कालांतर में, समय के साथ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट भी हुए, ट्वाइस सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार के रहने वाले थे, छपरा जीरादेई के रहने वाले थे, उनको भारत रत्न कहा जाता है। और साथ में वो पटना में रिटायरमेंट के बाद वो पटना सदाकत आश्रम में निवास कर रहे थे। तो एक ऐसी शख्सियत जो अपने सादगी के लिए जानी जाती है, अपने प्रगाढ़ पांडित्य के लिए जानी जाती है, अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है, और बहुत ही हाई लीगल नॉलेज के लिए जानी जाती है, वैसे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, ये क्वेश्चन तो ऐसे आया, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए आपने इस आंसर का कितना पहलू जाना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, जीरादेई के रहने वाले थे, प्रेसिडेंटशिप से हटने के बाद वो पटना के सदाकत आश्रम में निवास करते थे। कितनी हिस्टोरिक फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के जरिए मालूम है। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हाउ मेनी कमिटीज वेर फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल स्टूडेंट्स, देखिए कितनी कमिटियां बनी। जैसे एक बार डेलिबरेशंस हो रहा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, विचार विमर्श विनिमय चल रहा है, तो कई कमिटियां बनी जो भिन्न भिन्न मसलों पर एक तैयार करेगी।
तो वो कमिटियां कितनी थी, तो ये आप याद रखें। 13 एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंपल तरीके से याद आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सी 13। वेल, अब आपने इस क्वेश्चन के जरिए ये तो जाना कि कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के अंदर भी कई कमेटियों का गठन हुआ। जैसे अभी देखिए विधानसभा है, विधान परिषद है, या फिर राज्यसभा है, लोकसभा है, केंद्र में, सब में कई कमेटियां होती हैं, कई कमिटीज होती है। सिमिलरली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था शुरुआती दौर पे, तो उस समय भी उसके अंदर कई कमिटियां थी। तो वो कमिटियां कितनी थी? 13 थी। तो वेल स्टूडेंट, दैट वाज द आंसर। अब हम लोग देखें, हम हर क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि हर क्वेश्चन से आप केवल आंसर नहीं सीखेंगे, बल्कि उस क्वेश्चन से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्यों को, कई लॉजिक को, और कई दूसरे चीजों से उसकी कनेक्टिविटी को समझेंगे। तभी ये जाकर एक सोशल साइंस के तौर पर आपके लिए होगा। तो वेल स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी कमिटीज वी हैव फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर आपने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या है। वेल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, अपार्ट फ्रॉम B.R. Ambedkar, chairman of drafting committee, how many other members were in drafting committee? ड्राफ्टिंग कमिटी, कोई भी कमिटी बनती है तो वो सिंगल मेंबर कमिटी नहीं होके कई मेंबर होते हैं। सिंगल मेंबर भी हो सकता है, लेकिन कई मेंबर्स होते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके चेयरमैन, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो इसका राइट आंसर है बच्चों 6। तो आप इसको याद रखें, राइट आंसर विल बी बी। वेल, अब इस क्वेश्चन ने भी आपको क्या समझाया कि जब ड्राफ्टिंग कमिटी थी तो लीडरशिप क्या थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की थी, लेकिन उसी कमिटी में दूसरे मेंबर्स भी थे। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। वेल स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, देखिए कई तिथियां दी गई हैं, कई तिथियां दी गई हैं, आपको सही से समझना है। देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन, और उसके बाद क्या था? प्रोमulgation। जैसे एक बार हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकारा और फिर क्या किया? उसको लागू किया। तो जब लागू करने की तिथि और है, तारीख और है, और उसको स्वीकारने की तिथि और है बच्चों। तो पहले ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, इसका आपको कई तिथियां आई हैं, जैसे 26 जनवरी 1950। तो ये कौन सा तिथि हो जाता है? ये तो रिपब्लिक डे का हो जाता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन। ये राइट आंसर नहीं है। 15 अगस्त 1947, ये क्या है? इस दिन आजादी मिली थी, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर बच्चों इसका है 26 नवंबर 1949। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों सी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपको कई डेटा और कई हिस्टोरिक फैक्ट्स जानने का मौका मिला। पहला तो ये कि 26 जनवरी 1950 ये है क्या? ये भारत गणतंत्र घोषित होता है, रिपब्लिक घोषित होता है, और प्रेसिडेंट सर्वोच्च पदासीन माने जाते हैं। तो ये 26 जनवरी, आज भी हम 26 जनवरी को परेड देखते हैं, और देखिए हर एक स्टेट में राज्यपाल उस दिन झंडोत्तोलन करते हैं, ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। और जबकि केंद्र में, दिल्ली में राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। ये खास बात है। और 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, तो उस दिन रिपब्लिक नहीं घोषित हुआ था। तो उस दिन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं बच्चों, और राज्यों में मुख्यमंत्री फहराते हैं। जैसे बिहार में, बिहार के जो मुख्यमंत्री होंगे, पदासीन मुख्यमंत्री होंगे, वो फहराएंगे, और केंद्र में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, ये राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो आप दोनों में भी याद रखिए, ये 26 जनवरी को झंडा कौन फहराएंगे? राज्यपाल स्टेट में, और केंद्र में, दिल्ली में प्रेसिडेंट। जबकि 15 अगस्त को राज्य में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, और केंद्र में यानी दिल्ली में वो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। तो बच्चों दिस इज हाउ, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। यानी हर क्वेश्चन से हम लोग कई और भी क्वेश्चन को समझते जाएंगे, कई और डेटा का की अपनी परख और समझ बढ़ाते जाएंगे। वेल, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सही से समझेंगे और इस क्वेश्चन से भी को साइंटिफिक एनालाइज करेंगे बच्चों। अब आप देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए कौन इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। चले हम लोग कुछ नाम देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए एक ऐसी शख्सियत जिसको राष्ट्रपिता की से संबोधित किया जाता है, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। आजादी के आंदोलन के नेतृत्व उनके हाथ में रही, एक लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व किया, अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर नहीं थे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होता है हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये महात्मा गांधी, राइट। अब देखिए बच्चों, इससे भी आपको बहुत कुछ पता चला, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, ये देखिए कब हुआ था फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग। तो आपके पास कई डेट आते हैं, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, लेकिन केवल क्या है, समय का ये ईयर्स का चेंज है। 46 है, 48 है, 47 है, फिर 46 है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बच्चों डी। इसको आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 इज द करेक्ट आंसर। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? शुरू में हमने कहा, पिछले क्वेश्चन के एनालिसिस में हमने कहा था कि जब कभी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आह्वान होगा, व्यवस्था होगी, तो एक क्या होंगे, कोई इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे, कोई परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे। तो अभी परमानेंट प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हम लोगों ने देखा, वो भी बिहार के थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहे। लेकिन इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, इसको हम लोग देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट थे। तो इंटरिम प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर है बच्चों डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप सभी जानकर बहुत खुश होंगे, आह्लादित होंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के थे। पहले बिहार, बंगाल सभी एक ही स्टेट हुआ करता था। बिहार को एक अलग स्टेट के तौर पर लाने के लिए जो अभियान उन्होंने चलाया था, एक प्रांत के तौर पर लाने का, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उनके साथ के लोग। तो एक तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का एक बहुत ही बड़ा रोल है। और वेल स्टूडेंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द, जैसे कई तिथियां दी गई है ना, ये डेट्स है जब पहली मीटिंग हुई थी। तो क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस आता है। ऑप्शन में देखिए, ऐसे मैं आपको ट्रिक बताता हूं इलिमिनेशन का। मान लीजिए कोई तिथि है, वो दिमाग से उतर भी सकती है क्योंकि याद की बात है, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे सही चीज। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में एक ट्विस्ट है बच्चों, ये ट्रिक आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, इसके जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें अधिकतर दिसंबर ही है, यानी दिसंबर माह में था, ये तो तय हो गया। अब देखिए दिसंबर माह में भी आप पा रहे हैं कि 3 में 9 लिखा है, यानी 10 को आप रूल आउट कर दीजिए, तो ये क्या है, 9th है। और 9th में देखिए 9 दिसंबर में देश आजाद हो चुका था बच्चों। 1947 में आजादी मिल चुकी थी, 15 अगस्त को ही मिल चुकी थी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक तो नहीं होगी ना, यानी ये भी आपका आउट हो गया। मैं आपको इलिमिनेशन सिखा रहा हूं, सही से सीखिएगा। यानी आप कम भी मान लीजिए आपके पास वो सूचना नहीं है, वो डेटा नहीं है आपके पास किसी वजह से, क्योंकि ये याद की बात है, कोई भी भूल सकता है, इवन प्रोफेसर भी भूल सकते हैं। तो इसको किस तरीके से आप सही पर पहुंचेंगे, सही जवाब देंगे, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आपने ये 4 ऑप्शन देखा, आप पहले कैसे जीरो डाउन करेंगे आंसर पे, आप जीरो डाउन कीजिए। आप देख रहे हैं सभी क्या है, सब दिसंबर है, यानी तय हो गया कि दिसंबर में ही हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा कॉमन क्या मिल रहा है, सभी 9, 3 जगह 9 है, यानी पहला वाला आउट कर दीजिए आप।
पहला नहीं है सही, यानी ये 3 9 में से कोई एक 9 है, 9 दिसंबर। ठीक है, ये भी आंसर, यहां तक आप पहुंच गए। मान लीजिए आप जवाब नहीं जानते हैं तो आप सही जवाब कैसे ढूंढेंगे, मैं ये बता रहा हूं। 9 अब पर आप पहुंच गए। अब देखिए 9 दिसंबर 1947 संभव ही नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश ही आजाद हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग तो होगी नहीं है, यानी ये भी आपने आउट कर दिया। अब बच्चों 9 दिसंबर 1948 ये भी आजाद हो चुका था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक थोड़ी उस समय फर्स्ट मीटिंग थोड़ी होगी, तो यानी ये भी रूल आउट हो गया। तो कौन सही आता है चारों में, आप लॉजिकली देखिए, अगर तिथि न भी याद है तो आप ये आंसर दे सकते हैं 9 दिसंबर 1946। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में मैं फिर वापस आया, इस क्वेश्चन के जरिए हमने आपको एक कैसे ट्रिक ऑफ इलिमिनेशन समझाया है, कैसे अगर आपको याद नहीं है तब भी आप सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को आप सही से इलिमिनेट कर सकते हैं। क्या ट्रिक है अभी आपने सीखा। 47 में देश की आजादी आप जानते हैं, आजादी के 1 साल के 48 का मतलब उसके अगले ईयर हो गया, तो नहीं होगा ना, और 3 जगह 9 है, यानी 9 ही दिसंबर है, तो ये सही सटीक कौन बैठता है 1946। तो वेल स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी शुड आंसर। अब हम लोग किस क्वेश्चन पे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में मैं बता रहा था। आपको जानकर बहुत ही हैप्पीनेस होगी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पटना के ही थे, और आज पटना में ये जो सिन्हा लाइब्रेरी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी है, जहां लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, इतनी किताबों का एक बड़ी लाइब्रेरी है, एक समय एक बहुत ही नामी गिरामी और बहुत ही सम्मानित लाइब्रेरी मानी जाती थी। ही वॉज ए लर्नेड पर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वो उनकी लाइब्रेरी थी। आज भी डाक बंगला चौराहा पटना में है, उसके सटे ही ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी है, और वो उनका ही था। तो करेक्ट आंसर बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन से भी हम लोगों ने कई चीज सीखी, ये भी पटना के थे, यानी बिहार के थे। अब आगे देखते हैं, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल किसको कहते हैं, प्रस्तावना। जैसे ड्राफ्ट बाद में आएगा, सारी कहानी बाद में आएगी, लेकिन कहानी के पहले एक छोटी प्रस्तावना होती है ना, कि ये कहानी क्यों है, किस वजह से है, इस कहानी का क्या महत्व है, ये कहानी की क्या उपयोगिता है, क्या यूजफुलनेस है, क्या प्रासंगिकता है, इसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल। तो देखिए, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कई नाम आपके सामने है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो वेरी लर्नेड पर्सन। आज इंडिया में इतने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब के पीछे कहीं पे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कोई विजन, कोई थॉट जरूर रहा होगा। वेल, उनके टीम के लोगों का भी रहा होगा, उनके मंत्री परिषद का भी रहा होगा, उनके साथ जुड़े लोगों का भी रहा होगा, लेकिन चूंकि नेतृत्व उनके हाथ में था, इसलिए जो कुछ भी अच्छा हो रहा होगा उसके पीछे उनकी एक भूमिका रही होगी। तो करेक्ट आंसर है बच्चों जवाहरलाल नेहरू। तो इसको भी हम लोग देखते चले और इस क्वेश्चन से कई और बातें सीखते चले। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टाइम रेज्ड इन द ईयर 31, 32, 33 और 35। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आया था। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था 35, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 1935। आप याद कर लीजिए, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका एक हाई इंप्रूवमेंट है। कहीं पर 1935 का जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो बीज के तौर पे, सीड के तौर पे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो पहली बार इसकी कब मांग उठी थी, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन 1935 में ही आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बच्चों डी। ओके, अब देखिए हम लोग
इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए बच्चों, कितने मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में? इसको याद, ये फिगर को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये फिगर याद रखने की चीज है, हालांकि इसका सरल तरीका भी मैं बताता हूं। जब लास्ट में 8 9 आ जाएगा ना, 3 तो कॉमन है, 8 9 आ जा रहा है ना, 8 9 तो याद है, 8 के बाद 9 होता है। बस ये सूत्र याद रखें तो आपको मेंबरशिप कितनी थी ये पता चल जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, 389 मेंबर्स थे। तो करेक्ट आंसर 389 है। वेल, देखिए बच्चों, अब इस तरीके से अब इसको याद करना कितना सरल है। मैंने इसका फॉर्मूला आपको बता दिया, अब आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आप केवल याद रखिए 8 के बाद 9। अब ऑप्शन में जहां 8 के बाद 9 देखिए, सोचिए ये करेक्ट आंसर है। ये याद करने का सरल तरीका है, ट्रिक्स टू रिमेंबर। क्योंकि बहुत कुछ याद रखने में कई चीजें कोई भी भूल सकता है, इवन प्रोफेसर्स कैन फॉरगेट। तो इसको याद करने का यही एक सूत्र है कि आप 8 9 याद रखिए, 3 है कॉमन, ठीक है, यानी 8 9 389 द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज लाइज इन विच आर्टिकल। देखिए बच्चों, भारत में अस्पृश्यता कानून बना, और अब तो अस्पृश्यता का मसला कहीं कहीं अभी भी सुनाई देता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि एक इक्वलिटी की बात, समानता की बात, भ्रातृत्व की बात धीरे धीरे बढ़ती गई और शिक्षा भी बेहतर हुई, और जो लोग हाशिए पर समाज में थे वो सभी अहम जगहों पर भी पहुंचे, उनके अंदर भी एजुकेशन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए उनके प्रति जो एक अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का भाव था, वो धीरे धीरे समाज में शिक्षा के साथ घटता चला है। लेकिन शुरुआती दौर में जब इंडिया में लिटरेसी रेट इतना नहीं था, जब हमारा सोसाइटी इतना साइंटिफिक नहीं हुआ था, हमें अंधविश्वास की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना कम्युनिकेशन के चैनल्स नहीं थे, सूचना के आदान प्रदान के साधन नहीं थे, तो उस समय क्या थी, जो एक जड़ता थी समाज में, और अस्पृश्यता हजारों साल से चली आ रही थी। यानी कुछ जातियों उसको से छुआछूत की भावना रखते थे, इनसे पानी छुलाएगा, इनसे खाना छुलाएगा, इनसे शरीर छुलाएगा, इसे कहते हैं अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी जो मानवता विरोधी थी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दूर किया गया। तो इसको दूर करने के लिए जिस आर्टिकल की बात आती है, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आर्टिकल 17। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17, जो कि अस्पृश्यता को डील करता है। इसको भी आप याद कर लेंगे, बेहतर रहेगा, क्योंकि आर्टिकल्स के नंबर की बात आती है तो आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मेमोरी में रखना होता है, और उसको बार बार चेक करेंगे तो फिर याद रहने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि उसको कोई एक ट्रिक बता दे कि उससे आपको याद रहे। चले हम लोग आगे देखते हैं। वेल स्टूडेंट, देखिए अमंगस्ट ऑल 389 मेंबर्स, अब तो ये क्लियर हो गया 389, अभी हम लोगों ने आंसर दिया था कि इतने मेंबर्स हैं ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, हाउ मेनी मेंबर्स वर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। देखिए अभी भी कई रियासतें थी इंडिया में, एक तो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया से बाहर कई देसी रियासतें थी, कई प्रकार की रियासत थी। कई स्टेट्स थे, तो उसको ये ठीक से समझना हम लोगों को। तो कितने थे, अमंगस्ट ऑल 389 मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आता है बच्चों 93। आप इसको भी याद रखेंगे, 93 स्मॉल डिजिट है, याद रख सकते हैं, 93 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मेनी मेंबर्स वेर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। पहले ये था कि ठीक है स्टेट्स थे, इसके अलावा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, हाँ, तो उससे कितने मेंबर थे, तो इसका आंसर 4 याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर इट। करेक्ट आंसर इज 4, और कहीं कहीं सोशल साइंसेज में आपको याद भी रखना पड़ता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन आता है Who was the Viceroy of India? ये करेक्ट होगा, नॉट इंडियन, इंडिया, एन का की त्रुटि है। Who was the Viceroy of India when India became free? देश की आजादी के समय कौन वाइसराय थे, ये आपको याद रखना है।
अब इंडिया में कोई वाइसराय है? कोई वाइसराय नहीं है। वाइसराय के स्थान को किसने लिया? प्रेसिडेंट ने लिया। वाइसराय का क्या मतलब था? यानी वाइसराय एक प्रतिनिधि के तौर पे क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पे इस राज्याध्यक्ष होता था, लेकिन वो क्राउन का प्रतिनिधि था, ब्रिटिश क्वीन जो थी उनका प्रतिनिधि था। जबकि प्रेसिडेंट क्या है? एक इंडिपेंडेंट इंडिया के हेड। लेकिन प्रैक्टिकली जो वाइसराय थे, वाइसराय एक आजादी के बाद जब वाइसराय का पद समाप्त हुआ तो उस प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया और रिपब्लिक इंडिया में प्रेसिडेंट का पोजीशन हुआ। और 1950 के पहले जब गणतंत्र घोषित होने के पहले गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का पद था इंडिया में, इसलिए सी राजगोपालाचारी का आप नाम जानेंगे जो कि गवर्नर जनरल रहे इंडिया के। तो चले हम लोग देखें कि इंडिया जब फ्री हुआ उस समय कौन इंडिया के वाइसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सभी लोग जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एक कॉमन नेम है और अधिकतर लोग जानते हैं, कोई गलती आपसे होनी नहीं है। इरविन भी थे, पहले थे, वाइसराय रह चुके हैं, लेकिन आजादी के समय में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय थे। तो करेक्ट आंसर है बच्चों डी, राइट। अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए देश का पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो यूनाइटेड था ना, दोनों को मिलकर के था। तो नेचुरली जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के दो राष्ट्रों का उदय होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी विभाजन होता है बच्चों। तो उसमें 389 से मेंबर घट करके कितने हो जाते हैं, ये आप देखिए। वेल स्टूडेंट, देखिए जैसे पार्टीशन होता है, हमने बताया ना कि पार्टीशन के पहले क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान एक ही है, एक राष्ट्र है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इनका कॉमन है। तो जब कभी जैसे ही पार्टीशन हो गया तो ये 389 से घट करके हमारा जो मेंबरशिप है वो आता है 299। तो ये करेक्ट आंसर है, इसको भी आपको सही से याद रखना है। हालांकि लास्ट में 99 है, इसलिए इसको भी याद रखना आपके लिए बहुत सरल है बच्चों। अब आगे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए बिहार में नशाबंदी लागू है, बिहार में प्रोहिबिशन लागू है ना, और कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां नशाबंदी नहीं लागू है बच्चों। तो नशाबंदी जहां नहीं लागू है तो उसको वहां है, मतलब वाइन एंड लिकर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये नशाबंदी की जो मूल भावना है वो कहां है, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। नीति, इसको हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीतिक निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? देखिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई देश से लिया गया है, कई दूसरे कंट्रीज के संविधान से इसकी अच्छी बातें थी उसको लिया गया है। इसलिए इसे कहते हैं एक गुलदस्ता, जिसमें बेहतरीन फूलों को चुन करके इस गुलदस्ते में रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से आता है? तो ये आता है आयरलैंड से बच्चों। करेक्ट आंसर होगा डी, आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए बच्चों एक बहुत है, अभी तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ गई है। पहले फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती थी, केवल फंडामेंटल राइट्स की बात थी, लेकिन बाद में माना गया कि हर राइट के साथ ड्यूटी, यानी हर राइट्स के साथ ड्यूटीज भी होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा सकता है। तो कितने फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते हैं? तो बच्चों ये 6, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। लेकिन आप याद रखें इसके पहले एक और राइट था, 7 था, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी था, जिसको कालांतर में एबॉलिश कर दिया गया है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस के स्टडी के जरिए कई पहलुओं को हम लोगों ने समझा, कई बातों को समझा है। आई होप यू वुड हैव फाउंड द लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग। एडवाइस की तरफ से आप लोगों को ये उपहार है, आप सही तरीके से सोचें, सही तरीके से सोशल साइंसेस को देखें और एक साइंस के तौर पे इसको समझें, पढ़ें। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे विथ अस, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुराइज इंडिया। और जैसा कि हम लोग मेंटलिटी का जैसे हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। पिछले के 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि अल्फाबेट टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लॉजिकल सीक्वेंस देखा है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस देख लिया है, और उसी पर हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट मिल रहा है ना, जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको आप लोग सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप लोग उस क्वेश्चन का आप लोग मेरे से आंसर पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर जो भी हो, व्हाटएवर आपके पास डाउट्स है वो आप जाकर एडवाइज इंडिया का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर बात करो, ठीक है। देखिए आपको मतलब लगे रहना है, देखो जो भी अभी 20-22 दिन बाकी है एग्जाम के लिए, इसमें आपको लगे रहना है और एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, और हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। सो आज का हम लोग का डिस्कशन होगा क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। देखो अब जो भी चैप्टर्स है बाबू, आपने पहले अल्फाबेट टेस्ट पढ़ लिया, आपने जान लिया कि भाई इसका लेफ्ट राइट नंबर क्या होता है, लाइक एफ का 6 होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, या फिर टी का नंबर लेफ्ट राइट 20 होता है, तो राइट टू लेफ्ट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर टी का अपोजिट क्या होता है, व्हाटएवर जो भी था आपने सीख लिया है, ठीक है। अब उसी का हम लोगों ने एप्लीकेशन किया कोडिंग डिकोडिंग में, उसी का हम लोग आज एप्लीकेशन करेंगे क्लासिफिकेशन में। आज हम लोग एनालॉजी भी देखेंगे, तो एनालॉजी में भी उसी का एप्लीकेशन पार्ट आपको देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है बाबू क्लासिफिकेशन। तो आपको क्लासिफिकेशन में देखना पड़ता है कि ऑड कौन सा है, क्या ऑड कौन सा है, ठीक है। मतलब आपको ऑड वन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, कोई भी आपका नंबर हो या फिर कोई भी आपका लेटर्स हो, उसमें आपको ऑड सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये जो नंबर है या फिर ये पार्टिकुलर लेटर है ये कैसे ऑड है बाकी सारे नंबर से, ठीक है। अब देख लो, जो भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आज के लेक्चर के बाद, जो भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में, हो सकता है कि आपका जो आंसर हो एक्सरसाइज के जो लास्ट में आंसर की दिया है उससे मैच ना करे, हो सकता है, क्योंकि आपका लॉजिक अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं इस तरह से कि मान लो कि आपका नंबर दिया हुआ है 13, 65, 70, 78 और 90 आप ले लो, 99, क्या ले लो, 99, ठीक है। तो अब इसमें से कोई बोलेगा कि ऑड क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो 78 है वो क्या है, ऑड है। क्यों भाई, तो बाकी सारे क्या है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं और 78 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो पहला लॉजिक हो सकता है कि भाई जो 78 है वो इवन नंबर है, बाकी सारे क्या है, ऑड नंबर से, तो 78 क्या हो गया आपका, एक ऑड वन हो गया, इस मतलब ये जो भी क्वेश्चन है। लेकिन एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि जो 13 है, 13 को तुम डिवाइड करोगे 13 से तो 1 मिलेगा, 65 को करोगे तो 5 मिलेगा, 78 को करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन क्या 99 13 से डिविजिबल है, तो नहीं है। मतलब 99 भी ऑड हो सकता है अगर हम लोग लॉजिक दें कि 13 से डिविजिबल 99 नहीं है, बाकी सारे नंबर्स हैं। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1 में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपका मल्टीपल आंसर है, हो सकता है कि जो भी आंसर दिया हो उससे आप सहमत ना हो, एग्री ना करें, ठीक है। लेकिन जो एनटीएसी में क्वेश्चन आता है वहां पर आपका मल्टीपल आंसर नहीं आएगा, वहां पर आपको एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो लॉजिक क्रिएट होगा वो एक ही लॉजिक क्रिएट होगा। ऐसा क्वेश्चन वो वहां पर नहीं पूछेंगे जहां पर मल्टीपल आंसर आने का संभावना हो या फिर चांस हो, ठीक है। सो आज हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है इसमें आपको ऑड वन सेलेक्ट करना होता है, क्या करना होता है, ऑड वन देखना होता है, ऑड वन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो मान लो कि अगर कोई यहां पर आप क्वेश्चन देखो, टाइप 1 क्या है आपका, वर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज योर वर्ड क्लासिफिकेशन। एक्चुअली 3 टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं, पहला है वर्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड होना चाहिए नंबर क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज लेटर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका वर्ड क्लासिफिकेशन है और बहुत सिंपल है। देखो जो भी अभी चैप्टर्स आपके हो रहे हैं वो काफी इजी है, ये आपको बताने का ही पर्पस ये है कि आप यही सारे क्वेश्चंस करके जाओ या फिर जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो करो, इसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, सिलोजिस्म हुआ, आपका तुम्हारा वेन डायग्राम्स हुआ, ये सब पर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे क्या है कैसे है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप आराम से दे सकते हो और बहुत कम समय में बनता है। अब यहाँ पर देखो, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अब देखो एप्पल है, कैरेट है, ऑरेंज है, ये क्या है, गुआवा है,
ठीक है। तो जो कैरेट है एक तरह से ये क्या है, वेजिटेबल भी है, क्या है बाबू, वेजिटेबल है। इसमें हम लोग इसका यूज हम लोग वेजिटेबल में भी करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है क्या है बाबू, ऑड वन है, बाकी सारे से क्या है बी बाबू, ऑड वन है। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। आपको देखना है कि ऐसा वर्ड जो कि बाकी सारे ऑप्शंस में अनकॉमन या ऑड है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लीटर दिया हुआ है, टाइम जो है वो क्या है, सेकेंड है, लेंथ जो है मीटर है। दैट मीन्स आई थिंक वॉल्यूम का एसआई यूनिट लिखा हुआ है क्या, टाइम का एसआई यूनिट लिखा है क्या, लेंथ का एसआई यूनिट है। लेकिन क्या प्रेशर का एसआई यूनिट बैरोमीटर होता है, नहीं। प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर से, प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं अब, मेजरमेंट करते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ऑड है। ये ऑप्शन क्या है, ऑड। सो करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डी। आप लोग भी बनाते, मेरे साथ साथ बनाते चलो। क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड क्या है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसी सब में से आपका क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में भी रहेगा, ठीक है। ये क्या है, साउंड, मैग्नेट, लाइट, हीट। तो क्या इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताओ। जिनका भी बी आ रहा है वो सही है, क्योंकि साउंड हो या लाइट हो या हीट हो, दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है बाबू, एनर्जी के एक रूप है। लेकिन क्या मैग्नेट है क्या एनर्जी का रूप, नहीं। सो आंसर इज बी हियर, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। अब ये देखो जो T20 है या फिर आईपीएल है या फिर ओडीआई है, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन किसके साथ है, बैट बॉल के साथ, ठीक है। और ये किसके साथ है, तो फुटबॉल का ये कप है, ये किसके लिए है, फुटबॉल का कप है, ठीक है। तो ऑड वन क्या हो गया यहाँ पर, तो फीफा, ये फुटबॉल का आई थिंक वर्ल्ड कप होता है, दिस इज योर वर्ल्ड कप और फुटबॉल, ठीक है। ए बी डी जो है वो तुम्हारा बैट बॉल का टूर्नामेंट है, ठीक है। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ये सारे अभी वर्ड क्लासिफिकेशन ही चल रहे हैं। बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का, क्या आंसर है स्टूडेंट्स, डी, डी आंसर है, डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रत्युष रंजन, साक्षी प्रिया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, बहुत सही है। देखो अब ये कोई बोलता है कि सर बाकी आई थिंक एक बच्चे ने लास्ट ईयर बोला था कि सर इस मंथ में हम लोग को ठंड लगती है, इसलिए ये क्या ऑड वन आउट है, रिडिकुलस। ये तो आप नहीं ना बोल सकते हो, इस महीने में विंटर है, विंटर सीजन रहेगा। ये थोड़ी है कि जनवरी पूरे विश्व में आपका ठंड पड़ता है, ये भारत के लिए है ना, ये इंडिया के लिए है ना, इसीलिए क्या ऑड वन नहीं है। आपको क्या देखना पड़ेगा कि मई का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, 5, फॉर जुलाई दिस इज 7, फॉर जनवरी दिस इज 1, एंड फॉर जून ये क्या है 6। तो 6 क्या है, 6 है आपका इवन, और बाकी सारे क्या है, एक तरह से ऑड है, इसीलिए आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ऑप्शन डी को जून हटाकर, अगर जून ना रखकर मैं कर दूं इसको मार्च, क्या कर दूं, मार्च, ठीक है। अगर मैं इसको मार्च कर दूं तो आंसर क्या होगा, मई, जुलाई, जनवरी, मार्च। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ स्टूडेंट्स, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं अब तो देखो, अब तो ये इवन या ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब तो नहीं प्रत्युष, साक्षी प्रिया, मार्च कैसे, मार्च हाउ इज इट, मार्च कैसे होगा, ये मार्च कैसे होगा, रीजन, आई वांट रीजन, रीजन क्या है साक्षी बताओ, रीजन क्या होगा, सी। नहीं, एक बोला कि बाकी सारे के लास्ट में वाई है, ये कैसे होगा, बाकी सारे के लास्ट में वाई है और मार्च में नहीं है, नहीं, गलत है, गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो एकदम लास्ट में आप सोच सकते हो इस तरह से, बाकी और भी देखो ना चांसेस हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग चांस हो या कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, उसके बोलोगे ना बाकी सारे के लास्ट में वाई, ये थोड़ी है, इस तरह से थोड़ी देखोगे, नहीं इस तरह से नहीं होगा। फिर तो यहाँ पर मई, अगर मैं यहाँ पर जून रखता तो जून, जनवरी और जुलाई का स्टार्टिंग लेटर क्या है, जे, और मई में क्या है, एम, तो ऑप्शन ए होगा। क्या ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं ना बनाएंगे
कि भाई देखो मे में एम आ रहा है, बाकी सारे में जे आ रहा है, तो आंसर ए होगा। क्या ऐसे सोचोगे? नहीं, गलत है, गलत है। देखो ये क्वेश्चन एनटीएसी यूपी में आया हुआ है। अगर जून की जगह मैं मार्च कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन एनटीएसी यूपी में पूछा हुआ है। एक बार एनटीएसी उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या करोगे, अब देख लो, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, अपन लोग के पास ऑप्शन कौन सा है, तो मार्च है। ठीक है, तो मार्च का पोजीशन क्या होता है, 3। क्या होता है, 3। अब स्टूडेंट बताओ कौन इसमें से प्राइम नंबर है और कौन प्राइम नंबर नहीं है, कौन इनमें से प्राइम नंबर है। अब बताओ क्या आंसर होगा। यहां पर कॉन्सेप्ट आ रहा है प्राइम नंबर का, तो आंसर क्या होना चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स, आंसर क्या होना चाहिए, सी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सी। आंसर क्या होगा, जनवरी। आप लोग क्लियर हुआ। अगर ऑड और इवन वाला रहता तो आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जनवरी जो 1 है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 573 क्या है, प्राइम नंबर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये क्वेश्चन एनटीएसी उत्तर प्रदेश में आ चुका है। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 लेटर क्लासिफिकेशन। अभी तक अपन लोग देख रहे थे कि वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, और इससे भी बहुत सारे सवाल आप लोगों को असाइनमेंट में मिलेंगे। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, आपको रिवाइज करना है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज 3 जरूर बनाइएगा। जो भी असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसका एक्सरसाइज 3 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर है। अब यहाँ पर देखो, चूज द वन, ये क्या है, लेटर क्लासिफिकेशन। मतलब लेटर क्लासिफिकेशन में मैंने बताया कि आपको अगर सी दिया हुआ है तो आपको सी नहीं दिखना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए कि वो 3 है। क्या है, 3 है। अब यहाँ पर आप देखोगे, कि CFIL, तो अगर पोजीशनिंग करोगे 3, 6, 9, 12, तो क्या 3 का गैप है, सी और एफ में 3 का गैप, एफ और आई में 3 का गैप, और आई और एल में 3 का गैप। सिमिलरली PSVX, तो P में 16 है, S 19, V 22 एंड X इज 24। अच्छा, मतलब यहाँ पर तो 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है। क्या यहाँ पर 3 का गैप है, नहीं है। होल्ड ऑन, अब इसको थोड़ा हम लोग कर देते हैं, राउंड में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, JMPS, दिस इज 10, दिस इज 13, दिस इज 16 एंड दिस इज 19। यहाँ पर तो +3 का गैप मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी +3 का गैप, यहाँ पर भी +3 का गैप। यहाँ पर देखते हैं अपन लोग ORUX, ओ हो गया तुम्हारा 15, दिस इज 18, दिस इज 21, दिस इज 24। मतलब यहाँ पर भी तुमको +3 का गैप मिल रहा है। दैट मीन्स PXVX इज ऑड वन हियर। यहाँ पर तुम्हारा PSVX जो है ऑड वन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो +3 का गैप था, लेकिन बाकी में क्या हो गया, +2 का गैप हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दिस इज हियर ऑड वन है, बाकी सारे से ये क्या है, ऑड वन है। ठीक है, so students, moving to the next question, which of the following pair of numbers is different? numbers नहीं है, letters है। क्या ये letters, करेक्ट कर लो, this is your letters। which of the following pair of letters is different from others? ठीक है, ABC, this is, आप रिवर्स कर दिए तो CBA, JKL। अच्छा, यहाँ पर भी देखो तो XYZ का रिवर्स ZYX है क्या, यहाँ MNO का रिवर्स क्या है, ONM। क्या यहाँ पर रिवर्स है, नहीं। रिवर्स लिखते तो क्या हो जाता, LKJ, लेकिन यहाँ पर क्या है, KLJ। दैट मीन्स दिस इज योर ऑड वन हियर। ये क्या है, आपका ऑड वन है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है। तो आप देख लो बाबू, हर जगह आपको पोजीशन आपको याद होना चाहिए, जो लेटर्स है उसका पोजीशन याद होना चाहिए। आप लेफ्ट टू राइट याद कर लो, राइट टू लेफ्ट आप ऐसे ही निकाल लोगे, कोई इश्यू नहीं होगा। Choose the one which is different from the rest of 3. This is your odd number classification. ये क्या है आपको, जैसे आपने लेटर देख लिया, वर्ड देख लिया, this is your odd number classification. ठीक है, choose the one which is different from the rest of 3. अब यहाँ देखो ये 56 क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 56। क्या हो जाएगा अब इसका आंसर 56। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। सी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इवन है। अब कोई बोलेगा कि सर आपका ऑप्शन ए भी तो हो सकता है, कैसे?
तो 7 का 63 जो है क्या 7 से डिविजिबल होगा? यस सर। 56 होगा? यस सर। 49 होगा 7 से डिविजिबल? यस सर। मतलब आंसर ए भी हो सकता है। कैसे? जो ए है नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये एनटीएससी में नहीं पूछा है, मैं करा रहा हूँ आप लोग को। देखो एक से ज्यादा आंसर भी आ सकता है अलग अलग लॉजिक के साथ, अलग अलग लॉजिक के साथ। और अगर ये क्वेश्चन तुमको मिल गया एनटीएससी के एग्जामिनेशन में तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन जो होगा या तो बोनस मार्क्स मिल जाएगा सारे लोग को, या तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो इवेल्युएशन होगा उसी से हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने यहाँ बता दिया कि सी इसलिए होगा क्योंकि ये इवन है, और तुम्हारा ए इसलिए होगा कि जो 27 है बाकी सारे जो नंबर्स है वो 7 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of numbers is different from the others? अब देखो पेयर में बात हो रहा है, वहां पर क्या था? नंबर से बात था कि सिंगल नंबर की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ नंबर्स आपको देखना है। यहाँ पर देखो 14 है, 28 है, दिस इज योर 30 60, दिस इज योर 25 50 एंड दिस इज योर 15 35। अगर आप देखो जो पहला नंबर है दूसरा नंबर है, पहले नंबर का क्या डबल है क्या? देखो तो ये भी क्या है? इसका डबल है, ये भी क्या है? इसका डबल है। क्या 35 15 का डबल है? तो नहीं है सर। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। आंसर क्या होगा? डी। और ये प्रीवियस ईयर आ चुका है, किसी ना किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो बताना। ठीक है, बताइएगा। देखिए, और करेक्ट ऑप्शन इज डी क्योंकि एक नंबर दूसरे का क्या है? यहाँ पर डबल है। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट हियर। आपको बताना है कि भाई यहाँ ऑड वन क्या है। फिर आप देखते हो कि सारे ऑड्स हैं, मतलब सारे ऑड नंबर हैं। यहाँ पर तो उस तरह से नहीं देख सकते हो। फिर क्या अपन लोग ट्रिक लगाएं? बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? फिर क्या हम लोग ट्रिक लगाएं यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? क्या होगा आंसर? ए। हाँ, ए जिनका है बहुत सही है, आंसर ए होगा क्योंकि आप 91 को भी देखोगे तो 13 से क्या है? डिविजिबल है। 65 भी जो है वो 13 से क्या है? डिविजिबल है। 1117 जो है वो भी क्या है? 13 से डिविजिबल है। सो आप 105 को देखोगे, जो 105 है वो आपका 13 से डिविजिबल नहीं है। 13 से डिविजिबल हाउ मेनी 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। 104 रहता तो 18। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लाइक ये भी नंबर क्लासिफिकेशन में ही आता है लेकिन अलग से ऑड पेयर भी कर दिया जाता है। ठीक है, चूज द न्यूमेरिकल पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखो यहाँ पर क्या, वो जो एक क्वेश्चन हम लोग बैक में किए थे कि एक नंबर दूसरे का डबल था, क्या यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है क्या? तो नहीं सर, उस तरह से तो नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखा जाए हम लोग, 14 है, 22 है, 17 है, 25 है, यहाँ 16 है, 24 है और 26 है, 34 है। डिफरेंस देखा जाए अपन लोग, यहाँ डिफरेंस 8 का है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। यहाँ से भी बात नहीं बना। अब क्या किया जाए? इसमें देखो दोनों जो नंबर है क्या इवन है? यहाँ पर जो दोनों नंबर है क्या इवन है? यहाँ पर दोनों नंबर क्या इवन है? क्या यहाँ पर दोनों नंबर इवन है? नहीं सर, यहाँ पर दोनों नंबर इवन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखो यहाँ पर भी पेयर में नंबर्स है इसीलिए इसको अलग से क्लासिफाई कर दिया गया है। 14 है, 9 है, 60 है, 11 है, 18 है, 13 है एंड 53 है, 23 है। अगेन यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। क्या दोनों नंबर डबल ओबल वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। और क्या किया जाए यहाँ पर? और क्या किया जाए बताओ? क्या आंसर है स्टूडेंट इसका? डी। डी इज करेक्ट वन। वेरी गुड। क्यों? आप देखो जो दूसरा नंबर है ये क्या सारे में ऑड है? 9 11 13 23। यस, तो यहां से तो नहीं पता चला, लेकिन 14 इवन है, 60 भी क्या है? इवन। 18 भी क्या है? इवन। लेकिन 53 आपका इवन नहीं है, ये क्या है? ऑड है। इसीलिए यहाँ इस पेयर में दोनों ऑड है लेकिन बाकी सारे में इवन ऑड, इवन ऑड और इवन ऑड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इन दिस केस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मिक्स टाइप है। क्या है? मिक्स टाइप। और ये जो प्रॉब्लम्स है काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स।
अच्छा ये प्रॉब्लम कर कर दिखाओ आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो लेटर नंबर दोनों है, मतलब लेटर भी आ रहा है नंबर भी आ रहा है, लेटर भी आ रहा है नंबर भी आ रहा है, लेटर और नंबर दोनों है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एनटीएससी यूपी में आ चुका है, एनटीएससी यूपी में क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 या 2018 में। इसका आंसर बताओ। आप कभी भी इस तरह से मत करना कि आप केवल नंबर को देख रहे हो, नहीं, ये जो है कंबाइन है, लेटर भी है नंबर भी है, लेटर भी है नंबर भी है, तो आपको सोचना होगा, दोनों को लेकर सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्यू और एम और यू और एन को देख लिया, इस तरह से नहीं करोगे, आपको सोचना होगा पूरा देखते हुए। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? सी नहीं, सी कैसे, क्या रीजन है बताओ, कौन बता रहा है सी? प्रत्युष, निखिल आनंद बताओ, निखिल कैसे सी आंसर है? सी आंसर कैसे है निखिल? आंसर सी कैसे है? बी नहीं, अच्छे से करो, बी और सी मत बताओ, थोड़ा रीजन बताओ। आई वांट की एक्सप्लेन, आप लोग सोच क्या रहे हो, आप लोग क्या सोच रहे हो, एक बार मुझे मेरे से शेयर करो। डी, डी हुई, कौन बोला डी? आयुष, हाँ डी ऑप्शन तो सही है, लेकिन कैसे है ये कौन बताएगा? डी कैसे सही है ये बताओ आयुष, डी कैसे सही है, मैं एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हूं। क्या बोला? चलो देखो, दोनों इवन है, क्या बात कर रहे हो, ये 14 ये 16, यहां पर हो गया आपका 21, अच्छा यहाँ पर हो गया तुम्हारा 17 44 1354, ये हो गया तुम्हारा 21 16। नहीं इस तरह से नहीं करोगे, ये दोनों इवन है और ये ऑड है, ये इस तरह से नहीं करना है। सी, अच्छा देखो देखो देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे, इसका लॉजिक क्या था और कैसे था। देखो क्यू का नंबर क्या होता है बताओ स्टूडेंट्स, क्यू का लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट क्या आंसर होता है, सॉरी लेफ्ट टू राइट तुम्हारा क्या होता है, क्यू का पोजीशन 17 होता है क्या? लेफ्ट टू राइट क्यू का पोजीशन क्या होता है? 17 होता है, ठीक है। अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर करने पे 289, कितना आएगा? 289, ठीक है। ठीक है, 17 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? 289, ठीक है। और जब आप ये जो नंबर आया इसका अगर तुम प्रोडक्ट लो, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि 2 इंटू 8 इंटू 9 करो तो तुम्हारे को 144 मिल जाएगा। इस तरह से इसने अरेंज किया था इस क्वेश्चन में, तो क्या आ गया क्यू का? 144। बाकी सारे के लिए भी करते हैं, जो एम है, एम का जो पोजीशन होता है वो होता है 13, और 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 169। और जब आप इन जो डिजिट्स मिले हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा ये 54। देखो यहाँ पर भी m 54 दिया हुआ है, यहाँ q 144 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि u का जो नंबर होता है वो होता है 21, और 21 का जो स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा 441। कितना मिलेगा? 441। और जब आप 441 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। मतलब U16 भी सही है। आ जाते हैं हम लोग n पर। n का जो पोजीशन होता है वो होता है 14, और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 196। और जब आप 196 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई 6, दैट कम्स 54। क्या यहाँ 54 है? तो नहीं है। क्या दिया हुआ है? n60। सो n60 इज ऑड वन हियर। और ये क्वेश्चन मेरे कराने का पर्पस ही ये है कि आप ये क्वेश्चन को दिमाग में रख कर जाना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिखे, या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिख दिया इसको, आप अच्छे से समझ कर जाना, ठीक है। तो आया समझ में स्टूडेंट्स? सही है? बाकी सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई डी है ना? ठीक है, चलो स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एनटीएससी यूपी में आ चुका है, ठीक है। बताओ क्या इसका आंसर है? क्या इसका आंसर है? आपको ऑड वन देखना है,
Find the odd one out here. WVKT. This is later classification problem. ये तुम्हारा later classification problem है. इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? नहीं, किसी से नहीं बना. W का पोजीशन क्या होता है? हाँ, देखते हैं. 23. V का कितना होता है? 22. K का 11, T का 20. क्या यहाँ ऑड इवन वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है? नहीं. 2 इवन आ गया, 2 ऑड आ गया. मतलब इस तरह से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं. इस तरह से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं. देखो तो 2 ऑड आ गया और 2 इवन आ गया. ठीक है. अब कोई बोलेगा सर प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम है और 23 भी क्या है? प्राइम है. वहां से भी ऑड वन नहीं मिल रहा है तुमको, वहां से भी ऑड वन नहीं मिल रहा है. मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे? डी. डी नहीं नहीं, कौन डी बोला? आयुष. बाकी प्रत्युष, रंजन, साक्षी, प्रिया, ये लोग आंसर नहीं आ रहा. कैसे करोगे? देखो, मान लो हम एक मिरर लगाएं इस तरह से. देखो, एक मैं प्लेन मिरर लगा रहा हूं. अब प्लेन मिरर के लेफ्ट साइड अगर मैं W को रखूंगा तो क्या राइट साइड में भी तुम्हारा W इस तरह से मिलेगा प्लेन मिरर में? देखो, लेटरल इन्वर्जन करोगे, अगर बीच से इसको डिवाइड करोगे तो राइट और लेफ्ट एक ही जैसा है. V में भी करोगे तो V ही तुमको मिलेगा, T में करोगे तो तुमको T ही मिलेगा. लेकिन जब तुम K को रखोगे मिरर के सामने तो K तुमको ऐसे दिखेगा. K तुमको कैसे दिखेगा? मिरर के सामने इस तरह से. मतलब यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. करेक्ट आंसर इज सी. अगर ऑड वन और इवन का नहीं कुछ मिल रहा है या प्राइम नंबर पे भी नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से सोचना. आपको इस तरह से सोचना है कि इस तरह से भी हो सकता है चीजें. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख कर जाना. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन. ये हम लोग कर चुके हैं. मई, जुलाई, जनवरी, मार्च था. यहाँ पर आंसर क्या था? सी था. क्या था? सी, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है. ये हम लोगों ने किया हुआ है. यूपी का क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहां तक आपका क्लासिफिकेशन एंड हो गया. ठीक है. इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा. जिनको असाइनमेंट नहीं मिल पा रहा है बाय एनी रीजन, आप कांटेक्ट करो एडुराइज इंडिया के कांटेक्ट नंबर पे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. दिस इज योर एनालॉजी. एनालॉजी. ठीक है. मतलब ये सेम रिलेशन का बात होगा. ठीक है. ये क्या होगा तुम्हारा? सेम रिलेशन का बात होगा. जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि आपका जो है इंडिया जो है, इंडिया का अगर मैं यहाँ लिख दूं MSD. क्या लिख दूं? MSD. और या फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि यहाँ पर लिख दो तुम MSD जो है उसका रिलेशन. MSD मतलब क्या? महेंद्र सिंह धोनी. ठीक है. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया. ठीक है. और यहाँ पर लिख दूं मैं इस तरह से कि फिंच लिख दो. फिंच. तो फिंच किसको रिप्रेजेंट किया करता है? बताओ. फिंच क्या होगा? मतलब इसका जो रिलेशन है इसके साथ वही रिलेशन फिंच का किसके साथ होगा? इसके साथ. बताओ फिंच में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ? अगर MSD इंडिया से है तो फिंच का क्या होना चाहिए? अगर जो क्रिकेट लवर्स हो उनको पता होगा इसका रिलेशन क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया. क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया किसी ने बोला क्या? वेरी गुड. बहुत अच्छे. तुम देखो, जो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, कभी ना कभी किया हुआ, या इंडिया से खेलता है, तो फिंच किसका है भाई? ऑस्ट्रेलिया का है. तो मतलब मेरे को समझाने का मतलब यही है कि अगर A, दिस इज B और इसका सिंबल होता है एनालॉजी का. ठीक है. और ये क्या है? CD. मतलब A का जो रिलेशन B से है वही रिलेशन C का किसके साथ है? D का है. या सम टाइम इस तरह से भी हो सकता है, सम टाइम तुम्हारा इस तरह से भी हो सकता है. A का जो रिलेशन C के साथ होगा वो रिलेशन B का किसके साथ होगा? D का होगा. ठीक है. आज हम लोग देखेंगे कि जो रिलेशन A का B के साथ है वही रिलेशन C का D के साथ हो सकता है, या फिर समटाइम्स A का जो रिलेशन C के साथ होगा वो रिलेशन B का D के साथ होगा. ठीक है. अब देखते हैं अपन लोग. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, इसके लिए सॉरी. ठीक है. अगले क्लास में हम लोग एनालॉजी का जो भी थियोरेटिकल है जो मैं आज दिखाना चाहता था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, वो मैं आज दिखा नहीं पा रहा हूँ चीजों को. लेकिन हम लोग 2-4 सवाल कर ले और फिर अगले क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब देखो, मैंने बोला था कि सेम रिलेशन का बात है. ठीक है. सेम रिलेशन का बात मैंने बोला था आपसे अभी. ठीक है. अब देखो क्या है.
देख लो मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखूं 2 दिस 8:2 और एनालॉजी का सिंबल लगा दो, तो 4 का क्या होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए। और ऑप्शन ए मैं दे दूं यहाँ पर 64, बी इज 16, सी इज 82 और डी में दे देता हूँ 56। क्या होना चाहिए 64, क्योंकि तुम देखो यहाँ पर अगर तुम 2 का पावर करोगे, 2 का पावर क्या करोगे 3 करोगे तभी ना 8 मिलेगा। तो वैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुमको, 4 का पावर क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 का पावर 3 मतलब क्या 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64। इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूं। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अभी हम लोग नंबर एनालॉजी देख रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 5 7 4 8 ये तुम्हारा सिंबल कर रहा है 11 2 0 को। ठीक है, तो यहां पर फिर तुम्हारा पूछ दिया कि 2 1 8 6 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ऑप्शन ए इज 80, ऑप्शन बी इज 96, ऑप्शन सी इज 144 एंड ऑप्शन डी इज 32। देखो 5748 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1120, तो 2186 कॉरेस्पॉन्ड किसको करेगा। और ऑप्शन और ये क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है प्रीवियस ईयर किसी ना किसी स्टेट में, पीवाईक्यू है। यहाँ पर क्या करोगे तुम, जो भी मैं करा रहा हूँ अभी नंबर एनालॉजी करा रहा हूँ, जो भी करा रहा हूँ तुम्हारा ये नंबर एनालॉजी है। ठीक है, देखो किस तरह से होगा इसका आंसर, 5748 corresponds to 1120, then 2186 corresponds to, क्या होगा आंसर इसका स्टूडेंट्स, देख लो क्या होगा, कैसे हो रहा है, किसी का आंसर आ रहा है किसी स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स देखो इसका आंसर क्या होगा, देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ आप लोग अच्छे से। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं आपके स्क्रीन पर। 18/3 corresponds to 5832, तो एनालॉजी का यहाँ सिंबल में लगा देता हूं। 23/2 corresponds to क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इज 46, ऑप्शन बी इज 184, ऑप्शन सी इज 92 एंड ऑप्शन डी इज 529। देख लो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अब तक का एनालॉजी में, ये भी और ये भी, और इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों, और किसी ना किसी स्टेट में आ चुका है, स्टेज 1 में ही आया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देख लो। यहां पर क्या किया गया है, अगर तुम देखोगे कि 5748 या 5748 से तुमको 1120 कैसे मिल रहा है। देखो तो जब तुम 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 4 को इस तरह से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम देखो तुमको मिलेगा 1120। कर देखो 5 into 7 is 35, और 35 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा, और 140 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 8 कितना हो जाएगा 112 और 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो वैसे ही अगर तुम 2186 को तुम मल्टीप्लाई करो कैसे होगा, 286 को तो 2 into 1 into 8 into 6 क्या करोगे, 2 into 1 into 8 into 6। ठीक है, मतलब 8 into 6 into 2 करोगे, मतलब 48 into 2 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीखने के लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर अगर मैं 2105 कर देता तो आंसर क्या होता, बताइए स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ 2105 कर देता तो आंसर क्या होता इसका, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2105 कर देता तो आंसर क्या होता, व्हाट विल द आंसर, बताइए स्टूडेंट्स कितना 10। अगर मैं 2105 और 10 आता, क्या बात कह रहे हो, 2105 करोगे तो इनके डिजिट्स कितना 0। बहुत अच्छा, अगर 0 आ गया तो 0 से तुम किसी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अब ये देखो तुमको 18/3 से कैसे मिलेगा 5832,
18/3 से तुमको 5832 कैसे मिलेगा? 18/3 करोगे तो तुमको 5832 कैसे मिलेगा? मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या 18 के पावर में है? देखो तो जो ये डिनोमिनेटर है वो 18 के पावर में है। तो अगर तुम 18 में 18 से फिर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5832। मतलब ये कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया है एक्चुअली वो न्यूमरेटर के पावर में चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ 23/2 है, यहाँ पर सेम रिलेशन, न्यूमरेटर ये है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के पावर में चला जाएगा। दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा? 529। आंसर इज 529। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो ये दो प्रॉब्लम आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही क्लास प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स हम लोग अभी यहीं तक आज रखते हैं। ठीक है, और जो भी तुम्हारा डाउट्स होगा आप, मैं बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ, जो भी डाउट्स है आप पूछो। ठीक है, आप जो भी डाउट्स हो रहा है उसको पूछो क्लास के दौरान भी, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है अभी आप चैट्स में आप हमारे से पूछ सकते हो, जो भी हो। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है प्लीज बनाओ उसको। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, या वही कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में भी। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत हार्ड वर्क करो। ठीक है, बाय एवरीवन। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.